अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग की, जिसके हवाले से अब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने यह दावा किया है कि गुज़िश्ता 5 माह के दौरान रूस को यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में बहुत भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। नाज़रीन, दिसंबर से अप्रैल तक यूक्रेन के ख़िलाफ़ लड़ाई में 20,000 रूसी फ़ौजी हलाक और 80,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस ये कहती है कि ज़्यादातर हलाकतें यूक्रेन के मशरकी शहर बाखमौत पर कंट्रोल हासिल करने के दौरान हुई हैं। रूस की बात करें तो अब तक शहर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने में रूस नाकाम रहा है और उसे यूक्रेनी फोर्सेस की जानिब से मज़ाहमत का सामना है। ये सारी चीज़ें अमेरिकी इंटेलिजेंस की जानिब से दावा की गई जो एक रिपोर्ट है उसमें कही गई हैं। दावा एक और भी किया गया है जिसमें कहा यह गया है कि अब तक जंग में हलाक होने वाले जो रूसी फ़ौजी हैं उनमें ज़्यादा तादाद उन एहलकारों की है जिन्हें मुनासिब तरबियत के बगैर जंग के मैदान में उतार दिया गया था। नाज़रीन, दूसरी जानिब रूस की तरफ से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन पर वक्फे से गोलाबारी और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। 2 रोज़ कबल यूक्रेनी हुकाम ने रूसी मिसाइल हमले को नाकारा बनाने का दावा किया था। अच्छा नाज़रीन, जब हम इस जंग का जिक्र कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि तकरीबन इस जंग को शुरू हुए 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। इस जंग में फ़ौजियों के अलावा हज़ारों बेगुनाह शहरी जो हैं वो भी मारे जा चुके हैं। ज़्यादातर तबाही हम जानते हैं कि यूक्रेन के इलाकों में हुई है, जहाँ दिफाई तंजीबात के अलावा सैकड़ों इमारतें भी मलबे का ढेर बन चुकी हैं। इन दिफाई तंसीबात के साथ साथ और मवासलात का निज़ाम तो ज़ाहिर है, जहाँ भी इस तरह से जंग हो रही होती है, गोलाबारी हो रही होती है और इस तरह से असलहे का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, वहाँ मवासलात का निज़ाम जिस तरह से दरहम बरहम हो सकता है, वैसी ही सिचुएशन हमें यूक्रेन के अंदर दिखाई देती है। रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से ताज़ा इत्तलात पर मबनी एक रिपोर्ट आज हमारी रिसर्चर्स की टीम ने तैयार की है। पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर हमारे साथ हुमायूं खान साहब मौजूद होंगे, माहिर हैं जी इंटरनेशनल अफेयर्स के, वीडियो लिंक पर होंगे। उनसे बहुत सारे सवाल जो हमारे आपके जहनों में हैं उनके जवाब चाहेंगे, लेकिन पहले ये डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का कितना नुकसान हुआ, इस हवाले से अमेरिका का दावा सामने आ गया है। यूक्रेन के मशरकी शहर बाखमुत में शदीद लड़ाई जारी है। अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जमान जान करबी के मुताबिक इस लड़ाई में दिसंबर से अब तक 20,000 रूसी फौजी हलाक और 80,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हलाक होने वालों में निस्फ का ताल्लुक वेगनर ग्रुप से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मास्को की जानिब से भी एहलकारों को मैदान जंग में उतारा गया जिन्होंने अभी फौजी तरबियत में मुनासिब महारत हासिल नहीं की थी, और हलाक फौजियों में ज्यादा तादाद ऐसे ही एहलकारों की है। अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों के मुताबिक वैसे तो कई महाज पर जंग जारी है, ताहम ज्यादातर हलाकतें यूक्रेनी मशरकी शहर बाखमुत पर कंट्रोल हासिल करने के दौरान हुई। रूस को हमलों के दौरान यूक्रेनी फोर्सेस की जानिब से जबरदस्त मुजाहिमत का सामना है और मास्को ताहाल शहर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। यूक्रेनी अफवाज के एक आला अहदेदार ने भी बाखमुत में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा करते हुए कहा कि हालिया लड़ाई में यूक्रेनी फोर्सेस ने रूस के जंगी सलाहियत रखने वाले अहम यूनिट्स को तबाह कर दिया है। रूसी हुकाम ने इन दावों की तस्दीक नहीं की। यूक्रेनी हुकाम की जानिब से क्रूज कबल मास्को की अफवाज की जानिब से दागे गए 18 मिसाइलों में से 15 को मार गिराने का दावा किया था। दूसरी जानिब बरतानवी नशियाती इदारे ने रिपोर्ट किया कि रूसी अफवाज बाखमुत के बेशतर हिस्सों पर कब्जा कर चुकी है, ताहम उन्हें शहर के मगरबी इलाकों में अब भी शदीद मुज़ाहमत का सामना है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि रूस ने मुख्तलिफ इलाकों में शहरी आबादी को निशाना बनाया है, जिसमें 2 आम शहरी हलाक और 40 जख्मी हुए हैं। इनके बकौल जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि रूसी बमबारी से मुतअद्दिद रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। एक साल कबल शुरू होने वाली इस जंग में फौजियों के अलावा हजारों बेगुनाह शहरियों को भी जानों से हाथ धोना पड़ा है। ज्यादातर तबाही यूक्रेन के इलाकों में हुई है, जहां फौजी दिफाई तंसीबात की तबाही के अलावा सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम है, ताहम दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं।
बिल्कुल जी, अभी भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये जो दोनों ममालिक की अफ़वाज हैं ये बरसरी पैकार दिखाई देती हैं। लेकिन ये जो इतनी बड़ी तादाद बताई गई है हलाकतों की, इसमें कितनी सदाकत है ये जो रिपोर्ट है, और क्या दोनों जानिब से इस रिपोर्ट को माना जाएगा जो अमेरिकी इंटेलिजेंस की जानिब से शाया की गई है, जारी की गई है। इसी पर हम बात करेंगे। जो हुमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक पर, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अच्छा, ये जो दावा किया गया है अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर कि दिसंबर से अप्रैल तक तकरीबन 20,000 रूसी फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो गए हैं इन दोनों ममालिक के दरमियान ये जंग है, और 80,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। पहले तो ये बताइएगा कि जो आदाद-ओ-शुमार हैं, अभी तक जो दीगर इदारे जो चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं या जो मुसलसल हम देखते आए हैं, आपकी मालूमात क्या कहती हैं? ये आदाद-ओ-शुमार सही हैं? और इस पर फिर क्या रिएक्शन आ सकता है रशिया की जानिब से? तस्लीम कर लिया जाएगा अपने इतने बड़े नुकसान को? और अगर तस्लीम कर लिया जाता है तो इसको फिर किस तरह से देखा जाए कि रशिया कहीं ना कहीं ये तस्लीम कर रहा होगा कि बहुत ज़्यादा उसने नुकसान उठा लिया इस जंग के दौरान? जी, थैंक यू आसमा। इसमें दो बातें देखने वाली हैं। एक तो ये कि क्रेमलिन ने ऑलरेडी इसको बोल दिया कि वो उसको डिसरिगार्ड करते हैं, वो नहीं मानते जी। और दूसरी तरफ से यूएस की तरफ से जो ये एस्टिमेट्स बताए गए हैं, बीइंग द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड, उसके पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और बहुत सारे जराए हैं, तो इस चीज को जो है झुटलाया नहीं जा सकता कि वहां पे रूस को बहुत नुकसान हुआ पिछले एक साल से, जब से ये जंग शुरू हुआ। 14 महीने से ज्यादा हो गई है। लेकिन ये जो फिगर इतने एग्जैक्ट बताए गए हैं, उसको भी जो क्रेमलिन की तरफ से जो उनका व्यू आया है वो ये है कि ऐसा कोई जरिया नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जिसके जरिए ये बताया जा सके और इतना प्रिसाइसली पिन पॉइंट करके बताया जा सके कि इतने लाख मर चुके हैं, इतने लाख जो हैं जख्मी हुए हैं और इस जगह पे हुए हैं। तो इसमें कोई वैसे साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, बड़ी ब्रेकिंग है उसके। हमारा आज तीसरा राउंड था और दो पहले जो हमारे राउंड्स हुए उसमें दो नशिस्तें हुई, तो वर्चुअली आज 5वीं नशिस्त थी। तो काफ़ी तफसील के साथ दोनों साइड्स ने बड़े मुस्बत तरीके से तमाम चीज़ों को डिस्कस किया और उसकी जो नेट आउटकम है वो मेरे नज़दीक पॉजिटिव है। एक तो इस चीज़ पे कंसेंसस है कि मुल्क में एक ही दिन तमाम इलेक्शंस होने चाहिए और एक सूबे में या दो सूबों में अलहदा इलेक्शन और बाकी नेशनल असम्बली में और बाकी दो सूबों में किसी डिफरेंट डेट्स पे, वो उसमें मज़ीद कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और दोनों जो साइड्स हैं इस बात पर इत्तफाक कर चुकी हैं कि एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन बेहतरी है। दूसरी जो मुस्बत उसमें आउटकम है वो ये है कि जब भी जो भी डेट तयन होगी उस दिन जो इलेक्शंस होंगे पूरे मुल्क में केयर टेकर हुकूमतें होंगी और उसकी बहुत ही एक बैकग्राउंड है, 18वीं तरमीम है और फिर उसमें केयर टेकर का कॉन्सेप्ट है। पूरे मुल्क में एक ही वक्त इलेक्शंस का मकसद ये है कि उंगलियां ना उठे, उसमें क्वेश्चंस ना हो और ये ना हो कि जी अगर अब जो प्रेजेंट प्रपोजल थी वो अगर उस पर अमल किया जाता तो जाहिर है कि दो सूबाई हुकूमतों में इलेक्शन होते लेकिन 3 रेगुलर हुकूमतें जो थी फेडरल और सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतें बैठी होती और वाइसा वर्सा जब वो 3 इलेक्शन होते तो फिर उस वक्त 2 सूबों में यानी पंजाब और केपी में हुकूमतें बैठी होती। तो इसमें भी इत्तफाक है कि बिल्कुल पूरे मुल्क में इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से भी और आइन के हवाले से भी पूरे मुल्क में जब इलेक्शन हो तो केयर टेकर गवर्नमेंट हो। अब तीसरा जो मेन और जो एक पॉइंट है वो ये है कि डेट का तयन, तारीख का तयन कि इलेक्शन कब हों और उस इलेक्शंस के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं जिस पे उसमें कुछ नैरो तो हुई हैं लेकिन अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे अभी नहीं पहुंचे। उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से जाके दोबारा बात करनी है, हम भी हमारे भी 12 पार्टीज़ की लीडरशिप से हमने बात करनी होती है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में हम मज़ीद, जैसे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है, आइन के मुताबिक है, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक है। तीसरी अब एक तयन है वो उस एक डेट का है, उसमें कई चीज़ें हमारे सामने हैं। बजट मुल्क को चाहिए, ट्रेड पॉलिसी चाहिए, IMF का ऑनगोइंग रिव्यू चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए डेट का जो तयन है वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अमल है और हम भी
अब जितना लचक दिखा सकते हैं हमने भी दिखाई है, वो भी दिखा रहे हैं, और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इसी तरह अगर इसी खुलूस के साथ दोनों पार्टीज़ और दोनों साइड्स चलेंगी तो इंशाअल्लाह तीसरा मरला जो आखिरी होगा वो भी हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये जो पेशरफ्त हुई है दोनों तरफ से बड़ी पॉजिटिव है, और डार साहब ने जो बताया है उसमें से एक पॉइंट का मैं इजाफा करना चाहता हूँ, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स। और वो हमने कहा है कि जो भी इलेक्शन जीतेगा रिज़ल्ट मानेगा, ये ना हो कि क्याओस हो पूरे मुल्क में। और मुझे दुख हुआ कि शाह महमूद साहब की एहलिया जो हैं वो बीमार थी, तो उनके लिए भी हम दुआ गो जी। सर अगली नशिस्त कब होनी है सर? बताएंगे आप इंशाअल्लाह। वो देखिए इलेक्शन के मामले पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर अब से कुछ देर पहले ख़त्म हो चुका है। इस वक्त आपके सामने मीडिया से गुफ्तगू की हुकूमती वफ़द में, जिसकी सरबराही कर रहे थे सेनेटर इसहाक डार वज़ीर ख़जाना। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त हुई है। दोनों फरीकों की जानिब से तमाम सूबों में इलेक्शन एक वक्त पर कराने पर इतफाक़ हुआ है। इस बात पर भी इतफाक़ हुआ है कि निगरान हुकूमतें ही पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाएंगी। तीसरा पॉइंट ये है कि दोनों फरीकों ने इलेक्शन की तारीखें दी हैं, जल्द ही इसके बारे में भी इत्तेफाक राय हो जाएगा और अवाम के सामने तारीख रख दी जाएगी। बाखबर रहिए, देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वेलकम बैक जी। दिसंबर से अप्रैल तक यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग जारी है उसमें 20,000 रशियन फौजी मारे गए हैं, 80,000 के करीब जख्मी हुए हैं। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक कह रही है। और इसी रिपोर्ट पे ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रही थी हुमायूं खान साहब से, माहिर हैं जी बैनुल-अक़वामी उमूर के, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हुमायूं खान साहब, अभी ब्रेक पर जाने से पहले आप फरमा रहे थे कि हमारे पास भी इत्तलात हैं कि ये रिपोर्ट जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है रशिया की जानिब से, लेकिन इसमें एक और चीज़ अमेरिकन इंटेलिजेंस की जानिब से कही गई है, और ये कहा गया है कि जो रशिया का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है उसके फौजियों का, उसकी वजह ये थी कि उसने गैर तरबियत याफ्ता जो अपने फौजी थे उनको मैदान में उतारा। तो ये तो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है रशिया के ऊपर। इसका रिएक्शन कुछ आया है या आएगा सर? नहीं, इसका कोई अभी तक रिएक्शन नहीं आया, लेकिन इसके ऊपर भी जो दुनिया में इस वक्त जो इस पूरी जंग के ऊपर नज़र रखे हुए लोग हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं या जो तज्जिया निगार हैं, जो इन मामलात को देखते हैं, उनकी राय भी यही थी कि रशिया ने इसको इन अ वे अंडर एस्टिमेट किया, कि वो उसका ख्याल था कि वो जाएगा, अटैक करेगा और फौरी तौर पे जो है वहाँ से उसको फतह होगी और वो कब्जा कर लेगा। लेकिन ये हमने देखा कि 14 महीनों में यूक्रेन की तरफ से भी एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव जो है वो लॉन्च किया गया और उन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया। उनके 4 अभी तक के इलाके जो हैं, जिसको रूस जो है एनेक्स कर चुका है और फिर उसके ऊपर रेफरेंडम हो चुका है, जिसमें लोहांस्क है, डोनेट्स्क है, खेरसन है और उसके अलावा ज़ेफरोजिया है। उस पर भी हमने देखा कि बारहा मुख्तलिफ जगहों पे काउंटर ऑफेंसिव जो है उनकी तरफ से, यूक्रेन की तरफ से आया है। इसमें एक बात ये भी देखने वाली है कि यूक्रेन के पास एक तो ऑब्वियसली एक मॉरल स्टैंडिंग भी है कि वो अपने इलाके को जो है सस्टेन कर रहा है और उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा अमेरिका की बहुत बड़ी उसको सपोर्ट है, यूरोप की सपोर्ट है। यूरोप के अंदर बहुत बड़े जो ममालिक हैं उन्होंने बहुत हद तक जो है बड़ा असला जो है यूक्रेन को जो है प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से यूक्रेन ने बहुत सस्टेन किया है। और फिर एक चूंकि मॉरल थोड़ा सा उनके पास स्टैंडिंग बहुत बेहतर थी और वो एक इन्वेजन को रोक रहे थे जो यूएन के मुताबिक अभी तक हो चुकी है, तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि रशिया की तरफ से ये अंडर एस्टिमेशन थी कि वो बहुत जल्दी इस पे काबिज हो जाएंगे, जो वो नहीं कर सके। जहां तक ये फिगर्स हैं, मेरा ख्याल है उसको डिस्प्यूटेड ही रहना दिया जाए। जंग में जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है वो पीस की होती है, और वो पीस की हो चुकी है। और हमने देखा कि हजारों लाखों के करीब जो है घर तबाह हुए, और न सिर्फ घर और लोगों की जानें ज़ाया हुई, दुनिया पे इस जंग का असर देखा। और इस वक्त जो है वो पूरा खिता यूरोप बिलखुसूस और उसके साथ साथ पूरा दुनिया जो है वहाँ पे सप्लाई चेन की डिसरप्शन हुई, तेल और गैस की कीमतें बढ़ी, गंदों की जो किल्लत है। तो ये इन सारी चीज़ों में जो नुकसान हुआ
वो उस खित्ते का हुआ और सबसे ज्यादा यूक्रेनियन लोगों का हुआ, और रूस के अंदर भी जो है उसका बहुत बड़ा नुकसान जो देखा गया। एक अपनी रेजिस्टेंस भी है बहुत से लोगों की, लेकिन नॉनदलेस जंग जारी है और जंग के अंदर होता यही है। और इससे पहले भी हमने बहुत जंगें देखी, इराक की हमने देखी और उसके अलावा जो है अफगानिस्तान के अंदर देखा। तो जो बड़ी पावर्स होती हैं वो जब जाती हैं तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो जल्दी उस पर कब्जा कर लेंगी या जो अच्छा, ताकत के जरिए, लेकिन वो रशिया की हो नहीं ख्वाहिश सका। भी थी और ये रशिया का अंदाजा भी था, लेकिन रशिया का अंदाजा गलत कहाँ हुआ? यूक्रेन के बारे में जैसे उसने सोचा था कि मैं जाऊंगा, हमला करूंगा और मैं इसमें कामयाबी हासिल कर लूंगा, जो भी उसके मकासद थे उसको उसमें फतह हासिल हो जाएगी, लेकिन अंदाज़ा क्या यहाँ गलत हुआ कि उसे ये नहीं मालूम था कि अमेरिका इस जंग में किस तरह से यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, या अंदाज़ा वहाँ गलत साबित हुआ कि इस सारी मामले के अंदर अमेरिका के साथ और यूक्रेन के साथ किस तरह से यूरोपीय ममालिक जो है वो खड़े हो जाएंगे? कहाँ अंदाज़ा गलत हुआ है व्लादिमीर पुतिन का? जी देखिए, मेरा ख्याल है बहुत से मौकों पे जो है ये अंदाजे गलत साबित हुए। एक तो ये था कि एस्टिमेशन जो थी कि चंद दिनों या चंद हफ्तों के अंदर इसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन यूक्रेनियन फौज की तरफ से बहुत सीरियस रेजिस्टेंस दिखाई गई और उन्होंने जो है, और ना सिर्फ फौज की तरफ से बल्कि लोगों की तरफ से भी। तो वो जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की थे, जो इससे पहले इतने ज्यादा पॉपुलर शायद नहीं थे, लेकिन चूंकि इस जंग में वो खड़े हो गए और साबित कदम रहे, तो उसकी वजह से उनकी आवाम ने उनका साथ दिया और उनकी फौज ने उनका साथ दिया। तो ये एक सबसे बड़ा जो है एक उनके पास मॉरल स्टैंड था। उसके बाद दुनिया के बाकी जो ममालिक थे, और बेसिकली एक जंग की वजह जो रूस की तरफ से बताई जाती है वो ये थी कि अमेरिका जो है वो इशारे दे रहा है कि नेटो की एक्सपेंशन होगी, तो उसको रोकने के लिए जो है, और यूक्रेन उसका हिस्सा बनने वाला है, तो इसलिए रूस का जो है एक मकसद ये था। लेकिन हमने ये देखा कि यूक्रेन तो शायद उसका अभी तक हिस्सा बन नहीं सका, लेकिन उसके बाद और बहुत सारे ममालिक, जिसमें फिनलैंड सबसे सरफहरिस्त है, उसने जो है अपनी मेंबरशिप जो है वो नेटो के अंदर हासिल कर ली। और एक स्वीडन की है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा अभी तक वो है। लेकिन ये है कि जो जिस चीज को रूस रोकना चाह रहा था वो उसके बरक्स हुई। तो ये हमने इराक के अंदर अमेरिका की भी जो है वो जंग को देखा, जिसने समझा था कि सद्दाम हुसैन को गिराने के बाद बिल्कुल फतह होगी। ऐसे ही अफगानिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि पिछली जो है तालिबान हुकूमत को गिराएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो नहीं हुआ। तो जो सुपर पावर्स हैं उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया लोगों के करेज को, इंटरनेशनल कम्युनिटी के स्टांस को और लोगों की जो रेजिलियंस है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है रूस को भी नुकसान हुआ। लेकिन अभी इस रिपोर्ट के आने के बाद रूस को कुछ और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, उसकी फौज का मोराल इससे कम हो सकता है। जो रिपोर्ट जिस तरह से आई है, जिस तरह से बताया गया है कि बहुत सारे इलाकों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बावजूद रशिया जो है वो कब्जा नहीं कर पा रहा है, और जिस तरह से बताया गया है कि गैर तरबियत याफ्ता फौजी उसने भेज दी हैं, तो मोराल कुछ ना कुछ कम होगा यहाँ रशियन अफवाज का। जी, रशियन अफवाज का भी कम होगा और रशियन अवाम का भी होगा जो प्रेसिडेंट पुतिन के पीछे खड़ी हैं। ये ऑब्वियसली जो काउंटर ऑफेंसिव और अभी स्प्रिंग ऑफेंसिव जिसको कहा जा रहा है, जो दोबारा यूक्रेन की तरफ से लॉन्च किया जाएगा, तो उसमें भी चांसेस यही हैं कि जो इलाके रूस ने अपने कब्जे में किए हुए थे कुछ अरसे से, उसके ऊपर, जिसका भी हमारी रिपोर्ट के अंदर भी जिक्र किया गया, बैटल ऑफ बाखमुत जो है, ये बड़ा अहम इलाका है। और इसमें जो है जो उनका जो बाखमुत रिवर है वहां तक जो है रूस का जो है कब्जा था। लेकिन उसके बाद यूक्रेन जो है उसका एक थोड़े से हिस्से पे अपने सिटी की जो ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड थी, उस पर था, लेकिन उन्होंने रेजिस्ट किया और बहुत सारी दूसरी जगहों से रीइंफोर्समेंट वहां पे भेजी और उसको सिंबॉलिकली अभी तक रोका हुआ है। तो ये एक ऐसा इलाका बन गया, ये एक ऐसी बैटल बन गई है जो कि सिंबॉलिकली बहुत अहमियत की हामिल, और जिसकी वजह से जिस तरह पहले रूस का ख्याल था कि वो फौरी तौर पे आएंगे और कीव के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हो सका। तो ये सारी चीजें, ऐसी रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट, और फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ, अभी यूएन के एक रेजोल्यूशन कुछ दिन पहले जो है वो पास हुई, उसमें जो उनके हमायत करने वाले दो बड़े ममालिक थे, उन्होंने, कुछ ममालिक ने तो एब्सटेन किया, लेकिन सब कुछ ममालिक, ज़ाहिर है हम शुरू से देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका को और यूक्रेन को इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ममालिक जो हैं वो रशिया को कर रहे हैं, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो दोनों जानिब अमन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है। मैं बात करना चाह रही हूँ चाइना की, जिसने, हमने देखा था कि कुछ निकात पर मबनी एक ऐसी एक कुछ तजावीज़ जो थी वो भी रखी थी दोनों ममालिक के आगे, फिर वफूद जो हैं वो भी भेजे गए, फिर दोनों ममालिक के जो सदूर हैं उनसे टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ चाइनीज़ प्रेसिडेंट का। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें इस जंग को कहीं ना कहीं कुछ मध्यम करने में या ख़त्म करने में किरदार अदा कर सकती हैं चाइना की जानिब से जो हो रही हैं? सर जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और उसकी एक वजह यह है कि चाइना ने फरवरी में अपना एक 12 निकाती पीस प्लान जो है वो पेश किया था,
और उस पीस प्लान का अगर सबसे पहला आप जो पॉइंट था वो ये था कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट शुड बी रिस्पेक्टेड। तो ये वो पॉइंट है जिसपे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी बारहा कायम है कि जो है यहाँ पे जो 2014 वाली जो सूरत है वो दोबारा आ जाए। और रूस की तरफ से भी इसके ऊपर कुछ कहा नहीं गया, लेकिन चूंकि रूस और चीन के बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं और एक स्ट्रेटेजिक एलाय है एक दूसरे के, तो चीन का इस वक्त दुनिया के अंदर दोबारा एक मीडिएटर के तौर पे सामने आना, उनकी पिछले दिनों 1 घंटे से ज़ायद की प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, जिसको बड़ा पॉजिटिवली जो है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि बहुत मीनिंगफुल गुफ्तगू हुई। और ये पहली दफ़ा हुआ जंग के बाद, जो जंग के दौरान जो है, हालांकि उससे पहले प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की बहुत मुलाकातें हो चुकी हैं 3-4, लेकिन ये पहली उनकी हुई। तो उसमें जो वो 12 नुकाती प्लान था और उसके बाद चाइना का जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव है उसके तहत उन्होंने अभी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो रोप्रोचमा करवाया, पूरी दुनिया के अंदर उनकी वाहवाह हुई इस चीज़ के ऊपर। और वो एक ऐसा लॉन्ग लास्टिंग किस्म का इशू था जो कि कोई भी नहीं समझ रहा था कि इसके ऊपर इतनी जल्द पेशरफ्त हो सकती है। तो चीन का मीडिएशन का ये किरदार बहुत हद तक सराहा गया। और फिर उसके साथ बरक्स जो एक सबसे बड़ा सवाल उभरता था कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पावर है, जो इंटरनेशनल जो लॉ को जो समझते और उसके ऊपर उनकी जो है एक बड़ी वो भी है, एक पॉइंट वो रखते हैं कि हम जो हैं इसके हामी हैं और डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और फ्री वर्ल्ड को करते हैं। अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो है ना तो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान रोप्रोचमा करवा सकते और इस जंग के दरमियान उनकी जो पोजीशन है वो एक पार्टी की है, तो इसलिए उनकी मीडिएशन को रूस कभी और बहुत सारी जगहों के दौरान हमने यही देखा है और बहुत सारी जगहों पर जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया जाता है मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, हमेशा जल्दी पर तेल का काम जो है वो भी किया गया है। बहुत सारे ऐसे इकदाम भी ममालिक की जानिब से उठाए गए हैं। बहरहाल इस सारी आग को बुझाने के लिए अब हमें चाइना आगे आता हुआ दिखाई देता है एंड उम्मीद है कि इस पर काबू पा भी लेगा वो जो बिगड़ते हुए मामलात हैं दोनों ममालिक के दरमियान, और ये जंग है इसको ख़त्म करने में कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा नाज़रीन, अभी हमें रुख करना है जी इंडिया का। नाज़रीन, आप जानते हैं इंडिया में, भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद के जो बढ़ते वाक़यात हैं उसके बायस अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मज़हबी आज़ादी ने भारत को ब्लैक लिस्ट करने का मुतालिबा कर दिया है। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इंतहा पसंद मोदी सरकार ने अक़लियतों के जो बुनियादी हुकूक़ हैं वो सल्ब करने के लिए एक बहुत ही बड़ा ख़तरनाक मंसूबा तैयार कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन, भारत में यकसा सिविल कोड के नफाज की तैयारियां की जा रही हैं और बीजेपी ने इस बड़े फैसले को अपने इंतखाबी मंशूर में सरे फहरिस्त रखा है। ये यकसा सिविल कोड है क्या नाज़रीन? ये जो यकसा सिविल कोड है इसके नाफिज करने का मतलब ये है कि मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई हों, वो कैसे जिएंगे इसका फ़ैसला मोदी सरकार करेगी। जी हाँ, जायदाद की तकसीम किस तरह से होगी, वरासत की मुंतकिली कैसे की जाएगी, उन्हें कितनी शादियां करने की इजाज़त होगी, शादी के बंधन में बंधने का तरीक़ाकार क्या होगा, अलहदगी की सूरत में तलाक किस तरह से होगी। इन मामलात में मुसलमान अपनी शरीयत के बजाय यकसा सिविल कोड पर अमल दरामद के पाबंद हो जाएंगे। बीजेपी ने 10 मई को कर्नाटक असम्बली के होने वाले इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐलान ये किया है कि वो बरसरे इक़्तिदार आने के बाद इसे फौरी तौर पर लागू कर देंगे। नाज़रीन, भारत में 14.2% मुसलमान, 2.5% ईसाई और बहुत बड़ी तादाद में सिख मौजूद हैं। मोदी सरकार हर दम मजहबी आज़ादी के राग तो अलापती रहती है, मगर वहाँ मौजूद अक़लियतों पर पुरतशद्दुद हमले, इबादत गाहों की तोड़ फोड़, जलाओ घेराव के वाक़यात शायद उसे दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने भारतीय सरजमीन को अक़लियतों के लिए बहुत तंग कर रखा है। भारत ने इंतहा पसंदी की सोच के तहत यकसा सिविल कोड के नफाज की कोशिश की तो इससे मुसलमान तो क्या, शायद कोई भी अक़लियत कबूल नहीं करेगी। ये जिस सिविल कोड की मैं बात कर रही हूँ इसके तहत मज़ीद क्या इक़दामात उठाए जा सकते हैं? वैसे तो ये बहुत काफ़ी इक़दामात हैं तशवीश के लिए जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी भी मज़हब से मुंसलिक जो शख्स है उसको ये पाबंद कर दें कि वो अपनी मजहबी आज़ादी जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, बल्कि जो सिविल कोड है उसके तहत उसको निकाह भी करना होगा, शादियां भी करनी होंगी, तलाक भी लेना होगी, अपने जो दीगर मामलात हैं वो भी तय करना होंगे। तो ज़ाहिर है कि इस पर एहतजाज तो किया जाएगा। अब ये प्लानिंग क्या है बीजेपी की, ये सारी चीज़ें आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। फिर अब्दुल्ला शाद साहब मेरे साथ होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे उनका तज्ज़िया जानेंगे।
भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद, इबादत गाहों की तोड़-फोड़ और जलाओ घेराव के बढ़ते वाक़यात ने जहां मोदी सरकार के मकरू चेहरे को दुनिया में बेनकाब कर दिया है, वहीं भारत में अक़लियतों के मजहबी हुकूक सलब करने के लिए यकसान सिविल कोड के नाम से एक घनौना मंसूबा भी तैयार कर लिया है, जिसके बायस मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। यकसान सिविल कोड नाफिज करने का मतलब ये होगा कि मुसलमान, सिख और ईसाई कैसे जिएंगे। दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि मुसलमानों को मजहबी और दुनियावी मामलात की अंजामदही के लिए शरीयत के बजाय जबरदस्ती मोदी सरकार के यकसान सिविल कोड का ताबे बनाया जाएगा। जायदाद की तकसीम और विरासत की मुंतकिली कैसे की जाएगी, उन्हें कितनी शादियां करने की इजाजत होगी, शादी के बंधन में बंधने का तरीकाकार क्या होगा, अलहदगी की सूरत में तलाक कैसे होगी, इन मामलात में मुसलमान अपनी शरीयत के बजाय यकसान सिविल कोड पर अमल दरामद के पाबंद हो जाएंगे। यकसान सिविल कोड के निफाज के लिए भारतीय हुकूमत के अज़ाम ने अक़लियतों की मजहबी आज़ादी पर सवाल उठा दिए। मुसलमानों, सिख और दूसरी अक़लियतें तशवीश में मुब्तला हैं कि वो कैसे अपनी शरीयत और मजहबी रहनुमा उसूलों को छोड़कर हिंदुआना रस्म रवाज पर अमल पैरा होंगे। भारत में मजहबी आज़ादी की बदस्तूर बिगड़ती और गंभीर सूरत हाल पर अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने एक बार फिर भारत को ब्लैक लिस्ट करने का मुतालबा किया है। अमरीकी इदारे ने मुसलसल चौथे बरस अपनी रिपोर्ट में कहा कि मोदी सरकार इम्तियाजी कवानीन, गौ रक्षा, हिजाब पर पाबंदी जैसे इक़दाम के जरिए दीगर मजहबी इकाइयों पर तशद्दुद के कल्चर को फ़रोग़ दे रही है। कमीशन ने मुतालबा किया कि अमरीकी महकमा खारजा भारत को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर ब्लैक लिस्ट में शामिल करे। What I will say is that the U.S. Commission on International Religious Freedom is an independent U.S. commission established to provide policy recommendations to the President, to the Secretary of State and Congress. It is not a branch of the State Department or the executive branch, and its report reflects the importance of religious freedom to the American people. While the report's recommendations for designations overlap for some extent with the State Department's lists of countries of particular concern, it is not entirely conclusive. Governments or other entities that have questions or comments about this report should reach out to the Commission directly. दूसरे जानिब मोदी सरकार ने अक़लियतों की मजहबी आज़ादी सलब करने के लिए मकबूजा कश्मीर में हिंदू इंतहा पसंदों पर मुश्तमिल विलेज डिफेंस गार्ड्स के नाम से फोर्स उतार दी है। रिटायर्ड भारतीय फौजियों पर मुश्तमिल ये फोर्स हथियारों के इस्तेमाल में खुसूसी तरबियत याफ्ता है, जिसे कश्मीरियों के हुकूक दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब्दुल्ला शाहिद मौजूद हैं जी, तज्ज़ियाकार भारत के मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और आज हमने उनको मदऊ किया है वीडियो लिंक पर। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम। अब्दुल्ला, ये तो बड़ी एक तशवीशनाक ख़बर है और ये जो सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा किया जाता है भारत की जानिब से और जो दुनिया भर में ये वावेला किया जाता है भारत की जानिब से कि यहाँ बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं और उन तमाम लोगों को अपनी मजहबी आज़ादी जो है वो पूरी तरह से हासिल है, तो ये जो सिविल कोड है ये नाफिज करने पे आपको नहीं लगता कि इस पर तो बहुत शोर उठेगा, भारत के अपने अंदर से शोर उठेगा, मुसलमान हों, ईसाई हों, सिख हों, सभी अक़लियतें चुप नहीं बैठेंगी इस पर? देखें, सबसे पहले ये समझना होगा कि ये कि आरएसएस क्या हासिल करना चाहती है। जिस तरह हम जानते हैं कि 1925 के अंदर आरएसएस का क़याम अमल में आया था और जब उन्होंने अपने क़याम के कुछ साल बाद ही कई दहाइयों पहले जो अपना मंशूर दिया था उसके अंदर था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नफाज के लिए जद्दोजहद करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में वो ये करना चाह रहे हैं कि अभी तो इंडिया के अंदर मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के आइली कवानीन है और वो अपने मजहब के हवाले से जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म कोड आने की सूरत में जो 80% आबादी है, जाहिर सी बात है हिंदुआना तर्ज अमल के तहत उन्हें जिंदगी गुजारना पड़ेगी। और जहां तक आपने बात की कि इसके अंदर एहतजाज की आवाजें उठेंगी और इस हवाले से क्या किया जा सकता है, असल में नवंबर 2019 और मार्च 2020 के अंदर इंडियन पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा ला चुकी, तो उसे बगैर किसी वजह से दोबारा विड्रॉ कर लिया गया। अब इन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि पहले रियासतों के अंदर
ये नाफिज करके वहां के मुसलमानों का, ईसाइयों का मूड जांचा जाएगा और देखा जाएगा कि कितनी मज़ाहमत सामने आती है, और बजाय वो पूरे भारत में एक ही साथ प्लानिंग तो जो की जा रही है वो तो बिल्कुल समझ में आ रही है ना, कि कुछ इलाकों में पहले कर लेंगे, रिएक्शन देख लेंगे, उसको कंट्रोल कर लेंगे, फिर इसको फैला देंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, क्यों किया जा रहा है ऐसा? देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2000 तक अपने 100 साल के जश्न से पहले हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार देना चाहती है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने जो अपने मंशूर, उसके 3 एजेंडे थे बेसिकली। पहला था कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर का क़याम अमल में लाया जाएगा, ये हो चुका है। उसके बाद था आर्टिकल 170 का खात्मा किया जाएगा, वो हो जाएगा। अब इन बुनियादी मंशूर के ऊपर जो तीसरा एजेंडा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का नफाज, सिर्फ वो ही रहता है। और अगर वो इसके नफाज की जानिब पेशरफ्त करेंगे तो वो हिंदुस्तान की हिंदू आबादी है उसे कायल कर सकेंगे कि हम बिल आखिर हिंदू राष्ट्र कायम कर सकते हैं। अच्छा, तो यानी कोशिश सारी की सारी ये की जा रही है कि जो इंतखाबात हैं वो जीते जा सकें, और यहाँ के जो लोग हैं उनको बताया जा सके कि जी इंतखाबात में आने से पहले भी, ये कुर्सी संभालने से पहले भी, वज़ारत उज़्मा संभालने से पहले भी मैंने जो वादे किए थे, मोदी साहब ने जो वादे किए थे वो मैं पूरे कर रहा हूँ, और इसको बिल्कुल एक हिंदू रियासत बना रहा हूँ, हिंदुस्तान को। जी बिल्कुल। और अभी 10 मई को कर्नाटक के इंतखाबात हैं, और कर्नाटक के अंदर ये बड़ा तुरप का पत्ता फेंका है बीजेपी ने, कि उसने अपने मंशूर के अंदर बुनियादी एजेंडा ये रखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा शहरी ज़ाब्ता जो है, जिसके नाफिज अगर वो हो गया इंडिया के अंदर, तो वरासत, शादी, तलाक, जायदाद की मुंतकली, रहन सहन, ये सब कुछ आरएसएस डिफाइन करेगी। और जाहिर सी बात है कि वो हिंदुआना सोच रखती है तो उसी तरह उसको डिफाइन करेगी। लेकिन इसके अंदर ये कि कर्नाटक के अंदर इस वक्त बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है। ये उनकी तरफ से एक इंतहाई डेस्परेट मूव थी, क्योंकि कांग्रेस दूसरी तरफ जो है थोड़ी सी सॉफ्ट अप्रोच के ऊपर आई है, और राहुल गांधी जो हैं वो अकलियतों के करीब हो रहे हैं, ताकि एक वो अपनी तरफ से हारमनी का पैगाम देकर इस हिंदुआना सोच को काउंटर कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला शाहिद, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी कि जब ये नाफिज किए जाते हैं तब क्या रिएक्शन आता है, और उसके बाद किस तरह से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हम भी नज़र रखे हुए हैं, दुनिया भी देख रही है भारत के अंदर क्या हो रहा है। अभी एक और चीज़ जिस पर दुनिया भर में डिस्कशन हो रही है वो है नाज़रीन सूडान, जहाँ फ़ौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के सरबराहान के माबैन इक़्तिदार की लड़ाई जो है वो खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। 15 अप्रैल से फरीकैन में गोलाबारी जारी है, गोलियों की तड़तड़ाहट है, और इसी बायस लोगों को खाने पीने की बुनियादी अशिया तक रसाई में भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। फ़ौजी सरबराहान के इक़्तिदार की लड़ाई में वहाँ एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। ख़दशा अब ये ज़ाहिर किया जा रहा है नाज़रीन कि वहाँ बीमारियाँ फैल जाने से ज़्यादा अमवात हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ अद्वियात की भी बहुत ज़्यादा किल्लत पाई जा रही है। नाज़रीन, सूडान में 2021 से फ़ौजी जनरल अब्दुल फतेह बुरहान ने इक़्तिदार संभाल रखा है। उनका पैरा मिलिट्री फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हमदान, जिन्हें हमदती के नाम से जाना जाता है, उनके साथ उस वक्त तनाज़ा शुरू हुआ जब RSF को बाकायदा फ़ौज में ज़म करने और इक़्तिदार सिविलियन हुकूमत को वापस करने पर गौर शुरू किया गया। RSF चाहती थी कि इक़्तिदार की मुंतकली का ये जो अमल है ये 10 साल तक मुलतवी किया जाए। दूसरा तनाज़ा इस बात पर था कि अगर RSF को फ़ौज का हिस्सा बनाया जाता है तो नई फ़ौज की क़यादत संभालेगा कौन। अच्छा नाज़रीन, यहाँ ये भी आपके लिए हम वाज़े कर दें कि जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है, जिसको RSF कहा जाता है, इसकी तश्कील 2013 में की गई थी, और इसकी सरबराही जनरल मोहम्मद हमदान कर रहे हैं, जो इस सारे तनाज़े के बाद इस वक्त मुल्क के नायब सदर भी हैं। इस फोर्स की जो तश्कील है वो दारफर के इलाके में काबिज़ जो जंजावीद ग्रुप था उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए की गई थी, जिसे गैर अरब कबाइल की बगावत को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया गया था। बहरहाल नाज़रीन, ये पैकेज इस पर आज हमने ख़ास तैयार किया है ताकि सूडान की जो सिचुएशन है वो हम समझ सकें कि वहाँ पर हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है। 7 रोज़ की जंगबंदी और बातचीत पर इत्तेफाक तो किया गया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इस बारे में हमारे पास एक पैकेज, एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखाते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, कल में दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सूडान में फौज की सरबराह जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के कमांडर जनरल मोहम्मद हमदान ने 4 मई से 7 रोजा जंगबंदी पर उसूली तौर पर इत्तेफाक किया है। आर्म न्यूज के मुताबिक जनूबी सूडान की वजारत खारजा ने मंगल के रोज बताया कि मुतहारिब कमांडरों में जंगबंदी पर इत्तेफाक के राय की इतला दी है,
दोनों फरीकें ने बातचीत के लिए अपने नुमाइंदे नामजद करने पर रजामंदी जाहिर की है। जनूबी सूडान को सूडान के मुताहरिफ फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात की मेजबानी करने वाले ममालिक में से एक के तौर पर नामजद किया गया था और उसने तनाज़े में सालसी की पेशकश की थी। दूसरी जानिब फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान फायरबंदी में तोसी के बावजूद दारुल हुकूमत खुर्तूम में झड़पें जारी हैं। दोनों मुताहरिफ ग्रुपों ने तीसरी बार फायरबंदी माहिदे में तोसी के बावजूद फिजाई हमलों और तोपखाने से एक दूसरे को निशाना बनाया है। दोनों फरीकें ने एक दूसरे पर रिहायशी इलाकों और आबादी में फिजाई हमले और गोलाबारी के इल्जामात आयद किए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक दोनों तरफ से लड़ाई में मरने वालों की तादाद 528 हो चुकी है, जबकि 6000 अफराद जख्मी हैं। पनाह गजीनों के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने बताया कि जंग बंदी की वजह से खुर्तूम और दीगर मुतासरा इलाकों में 1 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए हैं। हजारों की तादाद में सूडानी शहरी जनूबी सूडान, चाड, मिस्र, एरिट्रिया, इथोपिया, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया और लीबिया समेत दीगर पड़ोसी ममालिक में नकल मकानी कर चुके हैं। तशद्दुद ऐसे मुल्क में मजीद लाखों अफराद को भूख की लपेट में ले सकता है, जहां पहली ही आबादी का एक तिहाई हिस्सा यानी 1.5 करोड़ अफराद को कहर से बचने के लिए फौरी इमदाद की जरूरत है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के मुताबिक सूडान का कोई भी पड़ोसी सूडान में कमजोर रियासत या किसी बड़ी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और पहले से ही इस हसास खित्ते में मजीद तशद्दुद और अफरा तफरी फैलेगी। दूसरी जानिब सूडान से गैर मुल्की शहरियों के इनखला का अमल जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस, सऊदी अरब, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा समेत दीगर फिजाई ममालिक ने फिजाई और समुद्री रास्तों से सैकड़ों शहरियों को अपने अपने मुल्कों में पहुंचाया है। कीनिया की वज़ीर ख़ारजा ने बैनुल अक़वामी इंसानी कोशिशों के पेश नज़र जनूबी सूडान की सरहद के करीब अपने हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों के इस्तेमाल की पेशकश की है। पाकिस्तान ने सूडान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि 1000 से ज्यादा पाकिस्तानियों का सूडान से बेहिफाजत इनखला मुकम्मल कर लिया गया है। ताहम आखिरी पाकिस्तान की बेहिफाजत वापसी तक बरास्ता जद्दा इनखला का अमल जारी रहेगा।